हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटो साइंस में परिवार में सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे किसकी? श्वसन तंत्र की। यानी जो श्वसन तंत्र क्या होता है, जिस प्रकार से वाहनों में हवा बढ़ते हैं और निकालते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में हवा जाती है बाहर निकलती है। तो वो क्रिया किस प्रकार से हमारे शरीर में संपन्न होती है, उस क्रिया में जो अंग काम में आते हैं उन्हें श्वसन तंत्र सिस्टम बोल देंगे, यानी उनके अवयव बोल देंगे। जिस प्रकार से श्वसन तंत्र में क्या होता है, जिस प्रकार से हम सांस के द्वारा श्वसन लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग क्या होता है? नाक। फिर जो ऑक्सीजन हम लेंगे वो आएगी ग्रसनी में, फिर जाएगी स्वरियंत्र में, फिर जाएगी श्वसन नली में, फिर जाएगी फेफड़ों में, फिर आएगा डायफ्राम। अब क्या होगा दोस्तों, अब क्या ये ग्रसनी होता है ना, ग्रसनी, ये क्या श्वसन तंत्र का भी काम करती है और पाचन तंत्र का भी काम करती है। तभी तो हमें ये बोला जाता है हमारी जो दैनिक दिनचर्याओं में कि खाने खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पाचन का भी काम कर रही है और श्वसन तंत्र का। कि श्वसन नली में जो फेफड़े होते हैं वहाँ पर क्या हमारा भोजन चला जाए तो हमें दासी दूसी या अलग है ना, दासी आ जाती है, छींक आ जाती है। तो ये क्या कभी बंद होती है, कभी चालू होती है। तो ये पाचन के समय श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है और पाचन की क्रिया यानी भोजन जाता है। यही कारण है हमें को क्या बोला जाता है कि खाने खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। अब क्या इनके अतिरिक्त ब्रोक्सिन डायफ्राम इंटरलॉकिंग पेशियाँ भी इसमें सहायक होती है, जो कि फेफड़े के अवयव होते हैं उसी प्रकार से। अब बात करेंगे हम कि किस प्रकार का फेफड़ा बड़ा होता है, किस प्रकार का बड़ा छोटा फेफड़ा होता है। जिस प्रकार से हम आम भाषा में क्या जाता है, हम देखते हैं कि दाएं भाग वाला फेफड़ा बड़ा होता है और बाएं भाग वाला फेफड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसमें तीन पेशियाँ पाई जाती है और इसमें 2 पेशियाँ पाई जाती है। आम भाषा में हमको लोग क्या बोलते हैं कि बार 2 चप्पट दी बाएं हाथ की तो मिट्टी चाटेगा। उसी प्रकार से आपको समझ लेना कि यानी बायां फेफड़ा क्या होता है? छोटा होता है और बायां फेफड़ा बड़ा होता है। अब बात करेंगे फेफड़े ये बात होगी दोस्तों। अब क्या प्रत्येक वायुकोश फेफड़े की संरचना काय की इकाई होती है, संरचना एवं काय की इकाई होती है। इन आपको एग्जाम में क्या प्रत्येक वायुकोश की इकाई होती है, संरचनात्मक एवं काय की इकाई होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ये अब क्या फेफड़े हो गए, फेफड़े का जैसे आकार देखें, रंग देखें, वो देखेंगे तो क्या होगा कि फेफड़ा होगा आपका गुलाबी रंग का और इसका आकार देखेंगे तो शंक्राकार होगा, शंक्राकार। अब वक्ष गुहाएं होते हैं, इनके दोनों तरफ क्या है, इस तरफ भी फेफड़ा होता है, इस तरफ भी फेफड़ा होता है, या हमारे फेफड़े होते हैं। तो इस तरफ क्या दाईं और तरफ क्या 3 पसलियाँ पाई जाती है, इस तरफ 2 पसलियाँ पाई जाती है। इसलिए दाएं पक्ष वाला फेफड़ा क्या होगा, बड़ा होगा आकार में, ये छोटा होगा। ये पसलियाँ होती है ना, गिनते हैं इनकी बात है। अब क्या हो, इन पसलियों के कारण हमारा जो हृदय होता है वो बाईं तरफ यानी थोड़ा सा दाईं तरफ ना होकर हमारा हृदय किस तरफ होता है? स्थित बाईं ओर, यानी इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ। तो इसको क्या अवतलीय सांस बोल देते हैं, अवतलीय सांस। अब क्या अवतलीय सांस में क्या हो गया, इस अवतलीय सांस को क्या हृदय सांस कहते हैं, क्योंकि इस हृदय सांस इसलिए कहते हैं कि इसमें हृदय स्थित होता है। क्या होता है? हृदय स्थित होता है, जिसको हम इंग्लिश में हार्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट। अब क्या दोस्तों, यहाँ हृदय हो गया। अब क्या पुष्प धमनियाँ, जो फेफड़े में रक्त आता है वो क्या पुष्प धमनियों के माध्यम से फेफड़े में मिलता है। ये रक्त क्या अशुद्ध रक्त होता है, जो जैसे हम देखते हैं कि जो हृदय पड़ेंगे तो वहाँ धमनियाँ क्या करेगी कि शुद्ध रक्त किसमें धमनियों में बहता है, अशुद्ध रक्त सिरे में बहता है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यानी पुष्प धमनियाँ होती है जो हृदय द्वारा फेफड़े में रक्त आता है शुद्ध होने के लिए, वो अशुद्ध रक्त तो यहाँ बहता है किसमें? पुष्प धमनियाँ फेफड़े में दाईं ओर, जबकि सिरे में क्या शुद्ध रक्त बहता है। जबकि हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या ये एकमात्र है, दोनों चिन्ह एकमात्र, शरीर में एकमात्र यही पुष्प धमनियाँ होती है जो बाईं ओर की फेफड़े वाली, जो उसमें एक अशुद्ध रक्त बहता है और शीरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है बाएं आलिंद में, है ना।
अब क्या, जो स्तनधारी का मूलभूत जो लक्षण होता है दोस्तों वो क्या होता है, यानी उनमें क्या डायफ्राम उपस्थित होना चाहिए। अब इसके बाद में क्या आएगा, हम पढ़ेंगे श्वसन। क्या पढ़ेंगे, श्वसन। श्वसन, अब श्वसन क्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो श्वसन क्रिया होने के बाद में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है, उसके बाद में ऑक्सीजन जो ऊंचाई और ऊंचाई पे जाने पर ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ता है और नीचाई पे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम दोस्तों अध्ययन करेंगे। अब बात करेंगे श्वसन की। दोस्तों श्वसन क्या होता है, श्वसन जैसे हम देखते हैं कि श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसके कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कोशिकीय ईंधन, किसको कहेंगे, ग्लूकोज को, यानी C6H12O6 है ना, इसका सूत्र होता है ग्लूकोज का। इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, कोशिकीय ईंधन बोल देंगे। अब क्या कोशिकीय ईंधन इसकी इकाई होती है, इस इकाई को किस में नापेंगे, ATP। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई फॉस्फेट। ये एग्जाम में दोस्तों आया, पूछा हुआ है इसकी फुल फॉर्म कि जो हमारे शरीर की ऊर्जा किस में नापी जाती है, कोशिकीय ऊर्जा को ATP में, जो हम इसको ईंधन बोल देंगे, है ना। अब क्या हुआ, इसके बाद में क्या, जो श्वसन की क्रिया होती है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों में सामान्य रूप से होती है दोस्तों, यानी पेड़ पौधे हुए और हमारे में जो क्रिया होती है वो सामान्य रूप से एक समान होती है। अब क्या श्वसन क्रिया एक जो निम्न समीकरण द्वारा हम व्यक्त करेंगे दोस्तों, वो क्या है, C6H12O6 की अभिक्रिया किसके साथ में कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ में, अब मान लो ये ग्लूकोज है, हमारे शरीर में ग्लूकोज उपस्थित है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ में होती है, तो दोस्तों ये किस किस पार्ट में डिपार्टमेंट हो जाता है, वो होता है CO2 + H2 और कुछ ऊर्जा निकलेगी ATP के रूप में, यानी कुछ ऊर्जा निकल जाएगी ATP के रूप में, 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकल जाएगी। अब इसको दोस्तों हम क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। जैसे इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या 12, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2, 1, 3, यहाँ देखें ऑक्सीजन यानी 6, 12 चाहिए तो यहाँ 6 लगा दो, 12। अब क्या हुआ, कार्बन कितने चाहिए, कार्बन 6 हो गए। अब ऑक्सीजन 12, या कितने हो गए, 12, या 6 लगा दूँ, क्यों, हाइड्रोजन भी तो 12 चाहिए, H2 12, 6 ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अभिक्रिया संतुलित हो जाती है दोस्तों। जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। वायुमंडल और 2 कितनी प्रतिशत होगी, 0.03%, 0.03%।
3% क्या होगी, ऑक्सीजन, जबकि ये CO2 है। हाँ देखना दोस्तों कि जो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ये वायुमंडल से ली गई। अब क्या वायुमंडल से लेंगे ये CO2 और ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या इस पे जो हम छोड़ेंगे श्वसन क्रिया के बाद में वापस विमुक्त करेंगे नी ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होगा, नाक द्वारा छोड़ी गई सांस, यह तो बढ़ जाएगी 3.6%, 3.6%, जबकि ये उल्टा कैसे हो गया दोस्तों, हाँ यह तो 16% होगी ऑक्सीजन और ये होगी 3.6%। अब क्या हुआ, अब देखना, अब देखोगे ये ऑक्सीजन किस हिसाब से घटी और बढ़ी, यानी इसमें 4 का डिफरेंट आ रहा है, इसमें 36 है ना। अब देखना हमारे जो भोजन करते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन होती है। अब ये कम कहाँ हो गए, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा संचित होती है ना। तो वो क्या ग्लाइकोजन क्या हमारे शरीर का क्या ऊर्जा संग्रह होता है, तो उसको जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, सूत्रीय कणिकाएं बोलती हैं, सूत्रीय कणिकाएं जो कोश जो ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं दोस्तों, उसमें क्या ऊर्जा 4% क्या हो जाती है, संचय हो जाती है। जब हम उपवास रखते हैं तो तब क्या हो जाती है, वो 4% ऊर्जा हमारे को एनर्जी देती है, इस कारण हम उपवास कर सकते हैं दोस्तों, है ना, रख सकते हैं 1-2 दिन। अब जो श्वसन की दर है वयस्क मनुष्य में, श्वसन की दर वयस्क मनुष्य में 12 से 15 बार प्रति मिनट, मिनट होती है दोस्तों, क्या होती है, प्रति मिनट हो गई। अब क्या, जबकि शिशु में होती है, शिशुओं में जो छोटा बच्चा होता है ना, शिशुओं में ये 44 बार होती है, 44 बार प्रति मिनट होती है, प्रति मिनट होती है, यानी इतनी बार, यानी जो श्वसन की दर होती है श्वसन लेने की छोड़ने की, वो मनुष्य में तो कितनी होती है, 15 से 16 बार प्रति मिनट तो होती है, जबकि शिशु में उससे ज़्यादा होती है दोस्तों। अब श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से जो तंत्र के नियंत्रण में होती है, तंत्रिकीय नियंत्रण जो श्वसन क्रिया होती है दोस्तों, श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है, वो क्या होती है, यानी तंत्र के जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके द्वारा वाइन्स होती है हमारे शरीर में छोटी छोटी, है ना, उनके द्वारा पूर्ण होती है, यानी श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से है ना तंत्र के नियंत्रण द्वारा होती है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन, इसके बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन,
जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है दोस्तों, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जिसको एच से लिखेंगे, किसको, एच से, इसको ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको तो क्या माना, हीमोग्लोबिन, इसको ऑक्सीजन बोलेंगे, ऑक्सीजन। अब इसको मिला के क्या बोल दो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, अस्थायी यौगिक, अस्थायी यौगिक होता है। अब जैसे मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है, श्वसन रंजक किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य में श्वसन रंजक होता है, क्या होता है, इसको बोल देना है, किसको, हीमोग्लोबिन को। डीऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। जो श्वसन रंजक होता है हीमोग्लोबिन, इसका रंग तो क्या है, चमकीला लाल, यानी ये क्या होता है, शुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों। और अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, इसका रंग हो जाता है बैंगनी। क्या हो जाता है, बैंगनी। शुद्ध रक्त का चमकीला लाल, जबकि इसका बैंगनी हो जाता है दोस्तों। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकीला लाल हो जाता है। अब क्या, एक सामान्य मनुष्य में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा औसत तक कितनी होती है, वो देखना, यानी 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त में, ये क्या होती है, ये होती है एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा के रूप में होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है, 15 ग्राम प्रति 100 ml। ये क्या होता है, रक्त में होती है दोस्तों। ये तो होगी हमारे रक्त ऑक्सीजन का परिवहन। अब ऑक्सीजन होती है जो कि रात को हम देखते हैं CO, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इससे किस प्रकार से हीमोग्लोबिन बंध बनाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम रात को सिगड़ी जलाते हैं दोस्तों, तो हमें यह कहा जाता है कि खिड़कियों को खोल के सोना चाहिए या खुली रखनी चाहिए, क्योंकि उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या हुआ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इसके साथ में ऑक्सीजन की तुलना में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के साथ कितना गुना ज़्यादा बंध बनाती है, 200
50 गुना ज़्यादा स्थायी बंध बनाती है। स्थायी यानी ऑक्सीजन की तुलना में ये क्वेश्चन दोस्तों आरएस में पूछा हुआ है, आरएस की एग्जाम में, कि ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन के साथ या रक्त के साथ कितने गुना ज़्यादा बंध बनाती है। 250 गुना ज़्यादा बंध बनाती है। इसको हम साइलेंट मौत के नाम से जानते हैं, साइलेंट मौत, साइलेंट मौत के नाम से जाने वाली गैस है। क्यों? क्योंकि रात को कोई आवाज़ तो करता नहीं, इसलिए क्या ये रात को काम सटा देती है इंसान का। अगर सिगड़ी जली हुई हो, कमरा बंद हो और इंसान उसमें सोया हुआ तो ये क्या उसका काम तमाम कर देते, साइलेंट काम हो जाता है इसमें, इसलिए इसको साइलेंट मौत के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं दोस्तों। ये थी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की कहानी दोस्तों। अब इसके बाद में क्या ऊंचाई एवं श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन एवं ऊंचाई ये पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया ये क्या होता है ये समझेंगे। हाइपोक्सिया एग्जाम में यही पूछेगा, हाइपोक्सिया क्या है दोस्तों, क्या पूछेगा हाइपोक्सिया क्या है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं दोस्तों, तब वायु का घनत्व तथा ऑक्सीजन के घनत्व में कमी आती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे कि हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया कहेंगे। जिस प्रकार से मान लो हम ये पहाड़ियाँ, ये क्या पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों पे चढ़ेंगे, इन पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, चढ़ेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुव्य घनत्व भी घटेगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी घटेगी, जिससे क्या हमारे शरीर में क्या ऑक्सीजन की कमी आएगी, जिसका हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया कहलाता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी होना, रक्त में O2 यानी ऑक्सीजन की कमी होना है ना, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होना क्या हाइपोक्सिया कहलाते हैं। ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने से शरीर में आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है और रक्त के आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही श्वसन जो क्रिया होती है वो तीव्र हो जाती है, यानी रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वसन की गति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की कमी रक्त में आने पर, यानी ऑक्सीजन की कमी रक्त में आने पर क्या हो जाते हैं, श्वसन क्रिया बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हम जैसे बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, उनमें क्या सांस उड़ता है, वही कारण है कि उनके हीमोग्लोबिन उसमें क्या ऑक्सीजन की कमी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसके कारण क्या उनकी श्वसन क्रिया बढ़ती है, यानी सांस उठने लग जाता है। ऐसे बोलते हैं ना मारवाड़ी में, सांस उठ रहा है ना, वही क्रिया होती है दोस्तों। अब क्या है, जो गोताखोर होता है, हाँ दोस्तों, गोताखोर होता है जो समुद्र में जाता है तो वो सिलेंडर लेके जाता है एक, है ना, गैस सिलेंडर, है ना,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है ना दोस्तों गोताखोर जो समुद्र में, इसमें क्या ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस घुली हुई होती है। क्या होती है? हीलियम गैस घुली हुई होती है, क्योंकि हीलियम गैस एक अक्रिय गैस होती है। हीलियम गैस अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस। ये क्या हीमोग्लोबिन के साथ में बंध नहीं बनाती स्थायी बंध, और ये क्या क्रिया नहीं करती, जिसके कारण जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो गोताखोर ले जाते हैं उसमें क्या हीमोग्लोबिन जो हीलियम गैस भर के भी ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ताकि वो क्या कर सकते हैं, समुद्र के नीचे सांस ले सकते हैं, है ना। यह था आपका श्वसन तंत्र दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।